बिहार की शिक्षा में ऐसा दम नहीं है कि जो यूपीएससी निकाल सके। उन लोग तो ये भी नहीं पता होता कि 11-12 में उन्हें कौन सी सब्जेक्ट लेना है और वो क्यों लेना है। इस देश की सबसे बड़ी एग्जाम यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है। देश में नाम रोशन करने वाली ज़्यादातर लड़कियां ही हुई हैं और महिलाएं हुई हैं जो अपना नाम रोशन की है। उसमें जो टॉप की है, खास कर करके वो टॉपर यूपी से निकली है, बलिया से निकली है, शक्ति दुबे। उन्होंने तो नाम रोशन कर दिया है। लेकिन आज हम बात करेंगे शिक्षा पर कि बिहार की शिक्षा कैसी है। क्या बिहार के लोग जिस तरह से यूपीएससी में डंका बजा रहे हैं, तो क्या वो गिने चुने डंका है, उसी को नाम लेकर के हम जयकारे करते हैं और उसी को नाम को लेकर करके हम अपने आप को कहते हैं कि बिहार बब्बर शेर है। क्या सही में बब्बर शेर है? बिहार की शिक्षा प्रणाली क्या सही में ऐसी है कि वहां तक मंजिल तक पहुंचा दे? उस सारी चीज़ों को, बिहार के पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करेंगे और उसी के लेकर के पटना वुमेन्स कॉलेज की 3rd ईयर की छात्रा आज हमारे साथ है। उनके सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे बिहार के रूबरू में क्या प्रॉब्लम्स है, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या प्रॉब्लम्स है, शिक्षा को लेकर के अभी कैसी चुनौतियाँ बन रही है। तो सबसे पहले हम इनका स्वागत करते हैं। वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू। आज तो हम शिक्षा की बात करेंगे क्योंकि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी का रिजल्ट भी आया है तो शिक्षा को लेकर के काफ़ी लोगों में के मन में एक अलग सी एक खुशबू आ जाती है। लेकिन हम बात बिहार की कर रहे हैं। यूपीएससी एक बहुत बड़े लेवल की चीज़ हो गई है, लेकिन एक छोटे बेसिक रूट की बात कर रहे हैं। बिहार में शिक्षा को लेकर के आपके मन में कैसी है, क्या चुनौतियाँ रही हैं, बिहार के शिक्षा में कितना दम है? अगर बिहार की शिक्षा की बात कीजिए तो बिहार की शिक्षा में ऐसा दम नहीं है कि जो यूपीएससी निकाल सके। अगर वो यूपीएससी निकाल रही है तो अपने दम पर ही निकाल रही है। तो हम यूपीएससी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बेसिक रूट की बात कर रहे हैं। क्योंकि बिहार में जो शिक्षा की जो स्थितियां हैं बहुत चरमरा गई है, यानी स्थितियां बद से बदतर होती जा रही है। और लोग, सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, केवल पढ़ाई चल रहा है, केवल नाम के डिग्रियां ले रही है। उसको लेकर के आपके मन में क्या है, कितना सत्य है और कितना झूठ है? अगर सरकारी स्कूल की बात की जाए तो वहाँ पे पढ़ाई तो होती ही नहीं है कहा जाए तो। अगर कुछ प्राइवेट में बोला जाए तो प्राइवेट भी आजकल वोट दे रहा है जो उससे ना बच्चों का कोई भविष्य बन नहीं रहा है। सिर्फ वो किताबी ज्ञान है, कुछ स्किल्स, क्योंकि आजकल एजुकेशन के साथ साथ एक्टिविटी और स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप कुछ आगे कर सकते हैं। और इस मामले में बिहार अभी बहुत ही पीछे है। अच्छा, हम पढ़ाई को लेकर के 2-3 कैटेगरी को लेकर के हम बात करते हैं। एक 1 to 10 की बात करते हैं और 10 to ग्रेजुएशन की बात करते हैं और ग्रेजुएशन प्लस वाले 3 कैटेगरी को लेकर के हम चलते हैं कि बिहार में कैसी कैसी स्थितियां हैं। हम पहले फर्स्ट कैटेगरी में बात करते हैं 1 to 10 कि पढ़ाई में बच्चों का किस तरह का प्रेशर है और रिजल्ट को लेकर के क्या प्रेशर है, और क्या सही में जो आंकड़े दिखाए जाते हैं कि इतने सारे लोग फर्स्ट किए हैं उसके लेकर के कितनी सच्चाई है। क्या सही में लड़कों के पास उतनी नॉलेज होती है? अगर बिहार पैटर्न की बात की जाए तो बिहार में जो एजुकेशन, फर्स्ट एजुकेशन 1 to 10 का है, वहाँ पे सिर्फ वो लोग नंबर लाने पर ही बिलीव करते हैं, ना कि हम उससे क्या सीख रहे हैं। लर्निंग प्रोसेस उसमें पूरा ही डाउन रहता है, वहाँ पे सिर्फ नंबरिंग रहती है। यहाँ तक कि अगर आप टॉपर से भी पूछते हैं तो वो आपको पूरा विजुअल नहीं बताते हैं कि हमें आगे लाइफ में क्या करना है। कुछ कुछ बोलते हैं बट बहुत लोग तो अभी तक कंफ्यूज ही रहते हैं। अगर टॉपर को छोड़ो, हम लोग जो फर्स्ट एंड सेकंड डिवीज़न लाते हैं उन लोग तो ये भी नहीं पता होता कि 11-12 में उन्हें कौन से सब्जेक्ट लेना है और वो क्यों लेना है, इसके बारे में भी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। यानी बिहार की हम बात करें कि अभी जो 1 to 10 का जो एजुकेशन है, उस जो बच्चे पास करते हैं उनका कुछ भी गोल क्लियर नहीं होता है। यूपीएससी एक बड़े लेवल की चीज़ है, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हालांकि रिजल्ट आया है इसलिए ये चर्चा हमने शुरू किया है, लेकिन 10th तक बच्चों को इतना भी गोल क्लियर नहीं होता है कि उसे आगे क्या करना है। और गिने चुने बच्चे ही इस बात को सोचते हैं, शायद इसीलिए यूपीएससी में जाते हैं। तो 10th के बाद एक्चुअली में जो 10th के बाद 10 to ग्रेजुएशन वाली जो लाइफ है, बच्चों को जो लाइफ है, उसमें किस तरह से बच्चे को सब्जेक्ट को लेकर परेशानियां होती हैं कि क्या पढ़ना चाहिए और आगे क्या करना चाहिए, या टीचर्स की प्रॉब्लम्स होती है, किस तरह का प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो ये होता है कि हमें लाइफ में करना क्या है। और उस वजह से हमें सब्जेक्ट कैटेगरी को डिवाइड करना पड़ता है कि हम इस सब्जेक्ट से ये करेंगे। वो सारे पैटर्न ही उन्हें नहीं पता होता है। अगर उन्हें
कंपटीशन का एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो साइंस लेकर क्यों पढ़े ये भी नहीं पता है, वो आर्ट्स लेकर क्यों पढ़े ये भी नहीं पता, वो कॉमर्स से क्यों पढ़े ये सारी चीज़ें भी उन्हें नहीं पता होता। जब वो साइंस लेकर पढ़ लेते हैं, मोस्टली देखते हैं कि इसने साइंस लिया मैं भी साइंस ले लेता हूँ, उसने आर्ट्स लिया मैं भी ले लेती हूँ, तो अपने देखा स्कीम में उन्होंने ले तो लेते हैं, लेकिन उसका जो पर्पस क्लियर रहता है। लेकिन बाकी जो बच्चे जो एक को देखकर 10 लेते हैं, उनका तो पर्पस क्लियर नहीं होता, वहीं से वो स्टक होने लगते हैं और उन्हें ये पता ही नहीं चलता कि हम आगे चलकर क्या करने वाले हैं। ओके, सो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स निकल के आती है जब 10th करते हैं बच्चों का, कैरियर किधर जाना है, किधर शिफ्ट करना है, ये एक कमी है और शायद यह कमी को दूर करने की बिहार सरकार की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हर स्कूल्स में और हर स्कूल्स कहें या कॉलेज कहें, हर जगह एक मेंटरशिप होनी चाहिए, जिससे बच्चों का एक मेंटरिंग होना चाहिए कि बच्चे किस सेक्टर में जाएं, किस सेक्टर में नहीं जाना चाहिए और किधर उनकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है। यह बहुत ज़रूरी हो गया है, राइट। तो फिर ऐसी स्थितियां हैं, तो एज ए आप ऑलरेडी ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं, तो क्या आपको किस तरह की परेशानियां का अनुभव करना पड़ा, कि जो परेशानियां जो बच्चों में है 10th से पहले और 10th के बाद जो आप महसूस किए हैं, आप थोड़ा बता सकते हैं कि किस तरह की परेशानियां ज़मीनी स्तर पर देखने को मिलता है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है कि हमें आगे करना क्या है। अगर हमें पता भी चल जाए कि हमें आगे क्या करना है, तो जब से ही हम 10th के बाद 11 12 की पढ़ाई करते हैं, वहाँ पे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है और उस प्रॉब्लम में हमें लगता है कि कोई हमारी हेल्प करे, जो हमें गाइड करे कि हम एक किए तो एक कैसे करेंगे, कैसे अचीव करेंगे, ये सारी प्रॉब्लम होती है। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि उस अचीव करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मोटिवेशन है, हम लोग करते भी हैं, लेकिन हर दिन मोटिवेशन डाउन भी होने लगता है जैसे जैसे कठिनाइयाँ आती है, और उस कठिनाई में अगर कोई आपको पुश ना करे तो आप वहाँ पे स्टक हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जेई और नीट्स करते हैं, लेकिन वो हर कोई क्वालिफाई नहीं करता है। उसके बाद उसे कैसे शिफ्ट होना है ग्रेजुएशन में, इसके बारे में भी सोचना है, उसे फ्यूचर प्लानिंग क्या करना है इसके बारे में सोचना है, और वहाँ पे एक मेंटरशिप का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो ना करे, और बिहार में इसका तो नाम ही नहीं है। बिहार में तो खैर मेंटरशिप का कुछ है ही नहीं, यानी कुछ भी नहीं हो सकता है। यानी 10th किसी तरह से होड़ मची है, 10th करना है, उसके बाद कैसे चल रहा है गाड़ी, किस तरह से चलेगी वो पता नहीं है, बस गाड़ी चल रही है। ऐसी स्थितियाँ हो गई है बिहार को। तो बिहार में फिर शिक्षा को लेकर के क्या बदलाव आया है, यानी पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार ने क्या बिहार को दिया है, और 20 साल से पहले जो कहते हैं लालू राज, जिसको जंगल राज भी कहा जाता है, उस समय चरवाहा विद्यालय का नाम आता था, यानी गैया भैंसिया चराए जाते थे स्कूल्स में, यानी उस समय और नीतीश के समय में पिछले 40 सालों में क्या बदलाव आया है? फिर अगर लालू के समय की बात की जाए तो उस समय तो शिक्षा की तो बेहतर ही हालत थी, बद से बदतर। लेकिन जब नीतीश ने आया तो बहुत सारे उन्होंने योजनाएं चलाई जिससे लड़कियों को भी मोटिवेट करे, पैसे देकर, फूड से, सारी चीज़ों से उन्होंने चाहा। जैसे कि मिड डे मील का उन्होंने बच्चों के लिए वो किया ताकि बच्चे खाने की वजह से पढ़ने आए। अभी तो खाना मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, छात्रवृत्तियाँ मिल रही है और स्कॉलरशिप मिल रहे हैं। 10th के बाद पढ़ने के बाद इतना पैसा मिलेंगे, 12th करने के बाद इतना मिलेंगे, ग्रेजुएशन करने के बाद, यानी लड़कियों को तो बाहर ही बाहर है। तो अच्छा कर रहे हैं ना। लेकिन वहाँ पे तो ये भी प्रॉब्लम है ना कि लोग वहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए उतना नंबर तो लाते हैं, लेकिन वो नंबर आ कैसे रहे। PYQ पढ़ लो, मुझसे ना सारे 70% ऑलरेडी आ जाता है। तो क्या आप PYQ पढ़ के पास होना चाहते हैं या फिर लर्निंग करना चाहते हैं? यानी आपका कहने का मतलब है कि बस केवल डिग्री लिया जा रहा है, नंबर्स लाए जा रहे हैं, बस केवल नॉलेज के लिए कुछ भी नहीं है? नहीं, यहाँ तक कि 11 12 के जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पे तो प्रॉपर तरीके से टीचर भी नहीं है जो उसे पढ़ा सके। हाँ, सर्वे में लिखा हुआ है कि हर 30 से 32 बच्चों पर एक टीचर है, लेकिन वो सिर्फ नेट पे है, रियलिटी में कभी नहीं। तो फिर शिक्षा में किस तरह की क्रांति की ज़रूरत है, कैसे बदलाव लाया जाए? शिक्षा में क्रांति वही ला सकता है जो सही एजुकेशन पा रहा है। लेकिन जो एजुकेट हो रहे हैं बिहार के बच्चे, जो सही में मोटिवेट होकर कुछ अपने दम पे कर रहे हैं, यहाँ तक UPSC निकाल रहे हो, JEE निकाल रहे हो, नीट्स निकाल रहे हो, लेकिन वो सारे बच्चे बिहार में रहते कहाँ हैं? क्योंकि उन्हें अपने फ्यूचर के लिए उनके माँ बाप ने उतना उन्हें पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करती है। इस वजह से वो चाहते हैं कि हम उन्हें बेहतर लाइफ दें, इसलिए वो अदर स्टेट या अदर कंट्री में जाकर अपनी जॉब करना चाहते हैं, ना कि बिहार में। तो यहाँ पे शिक्षा में सुधार होगा। यानी पलायन हो रहा है, इसी वजह से सब लोग बाहर जाना चाहते हैं, जो पढ़ लिए वो बाहर हैं, इसलिए शायद शिक्षा वैसी की वैसी रह जा रही है। तो
अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो कौन सा सरकार फिट बैठती है? यानी अभी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी जॉइंट वेंचर के साथ नीतीश के साथ है, वो सरकार बेहतर है क्या नीतीश कुमार? तो जितना भी किया है आपने तो देखा ही है, पिछले इधर 2-3 सालों में ही बीजेपी के साथ वेंचर है, लेकिन इससे पहले जो भी जंगल राज में लालू ने किया था वो भी पता है। लेकिन उनके जो बेटे हैं तेजस्वी यादव एक नई युवा की तरह निकल रहे हैं और बहुत कुछ क्रांति लाने की बात करते हैं। क्या उनको मौका मिले तो बिहार में एजुकेशन पॉलिसी को चेंज किया जा सकता है कि नीतीश कुमार ही ऑन एंड ऑन कर सकते हैं? अगर तेजस्वी यादव की बात कही जाए तो इधर के न्यू स्टेटमेंट से उन्हें लगा जा रहा है कि वो बिहार में चेंजेस ला सकते हैं एजुकेशन सिस्टम में। बट ये कितना कारगर होगा वो उनके नेता बनने के बाद है, क्योंकि सीएम लोग या नेता लोग तो वादा तो करते हैं लेकिन बाद में उस वादे से इतने मुकर जाते हैं कि उसके 0% भी नहीं होते हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव आने के बाद शिक्षा में कोई नया परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन एक और भी लीडर उभरते हुए आ रहे हैं और बिहार में नई क्रांति लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो है प्रशांत किशोर का सरकार। और प्रशांत किशोर एक नई जनादेश के साथ बिहार में नई एंट्री कर रहे हैं और एक नई शिक्षा में क्रांति लाने की बात भी करते हैं। क्या वो अगर आते हैं तो सरकार में कुछ बदलाव ला सकते हैं, बिहार में कुछ चेंज कर सकते हैं, शिक्षा को, मानस पटल को चेंज किया जा सकता है? अगर प्रशांत किशोर की बात की जाए तो उन्होंने हाल ही में बीपीएससी का जो आंदोलन हुआ था उनमें स्टूडेंट का सपोर्ट भी किया था, लेकिन एन मौके पर वो भाग भी गए थे। तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो हमारे सपोर्ट पे खड़े रहेंगे? तो फिर क्या लगता है कि और कोई साथ दिया था? न चिराग पासवान साथ दिए थे, न तेजस्वी यादव साथ दिए थे, एक पप्पू यादव तो साथ दिए थे और बीजेपी के तरफ से भी कोई घटक दल नहीं आए थे। तो ऐसी स्थितियाँ में मीन्स कौन साथ कौन दे रहा है? अगर ऐसा बोला जाए तो बीपीएससी का जो आंदोलन हुआ था वो एग्जाम से पहले ही आंदोलन सबसे बड़ी बात है कि उस आंदोलन में एक टीचर ही, खान सर ही दिए थे साथ, तो बस टीचर को ही आना पड़ेगा क्या? तो वहाँ पर ये भी तो बात था कि वो आंदोलन हुआ क्या था और कैसे हुआ था, इसके बारे में भी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और उसमें अगर कुछ भी चेंजेस हुए तो सबसे पहले आपको उस चेंजेस को एक्सेप्ट करके उस एग्ज़ाम को देना चाहिए, उसके बाद भी तो आप आंदोलन कर सकते थे। लेकिन आपने एग्ज़ाम से पहले ही वो आंदोलन करने लगे तो क्या वो बच्चे उसमें होंगे जो उसमें पास होने वाले होंगे? वो तो बिल्कुल ही नहीं होंगे, क्योंकि उनका इम्पॉर्टेंट है कि उस समय कंसिस्टेंटली अपनी पढ़ाई करें और जो भी है उसे एक्सेप्ट करके एग्ज़ाम दे। ओके, तो आपके हिसाब से जिस तरह की बातें कर रही हैं कि सरकार अभी किसी की भी हो, मैंने ये शिक्षा में क्रांति नहीं लाई जा सकती है? नहीं, अगर कोई शिक्षा में क्रांति ला सकता है तो उसे एजुकेटेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एजुकेशन के लिए एजुकेटेड पर्सन ही। तो नीतीश कुमार ऑलरेडी इंजीनियर थे, उतना पढ़े लिखे अभी बिहार में बहुत कम नेता हैं जितना पढ़े लिखे हैं। इवन चिराग पासवान की भी जो बातें चल रही है, युवा हैं, लेकिन नीतीश कुमार ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तेजस्वी यादव भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। हाँ, एक पढ़े लिखे अगर है तो प्रशांत किशोर डॉक्टर हैं, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे में तो वही हैं। तो इन सारे नेताओं में अगर उस हिसाब से, आपके हिसाब से वोटिंग करें तो प्रशांत किशोर ही हैं जो शिक्षा की क्रांति ला सकते हैं। ऑफ कोर्स, क्योंकि प्रशांत किशोर जानते हैं कि शिक्षा से हम क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं। इनफैक्ट उन्होंने जितने भी अपने लिए कैंडिडेट भी चुना है वो भी एजुकेटेड पर्सन को ही चूज़ कर रहे हैं। ओके, यानी अब तो बारी यही है कि इस आपके हिसाब से देखा जाए तो शिक्षा में अगर बदलाव लाना है तो प्रशांत किशोर को लाना पड़ेगा, और बिहार को बदलना होगा तो फिर किसे लाना होगा? अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो अगर पूरे बिहार में एजुकेशन, हेल्थ, सारी चीज़ों को चेंज करना है तो हमें बीजेपी को ही लाना चाहिए। ओके, यानी बीजेपी को इस बार फुल सपोर्ट मिलना चाहिए, वही सारा कुछ बदलाव ला सकता है। डबल इंजन की सरकार है, मे बी माइट भी हो सकता है ऐसा, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कभी कभी देखने को मिलता है कि एनडीए में भी बहुत सारी फूटें चल रही हैं आपस में। कभी लगता है कि नीतीश कुमार सरकार चलाएंगे, कभी लगता है कि चिराग पासवान चलाएंगे, कभी लगता है कि कोई और बीजेपी का एक और चेहरा है जो छुपा हुआ वो बाहर निकल के आ जाएगा। एक मुख्यमंत्री को लेकर के भी एक बड़ा एक गोलमाल चल रहा है, उसको लेकर के क्या है? अगर ऐसी बात है तो नेता कोई भी बने, लेकिन उस सरकार किसकी होगी? बीजेपी की। और अगर डबल इंजन की सरकार बोला जाए, अगर एक इंजन पे सरकार आएगी तो अपनी मनमानी करेगी, डबल इंजन पे कम से कम ये तो भरोसा रहेगा कि अगर वो गलत करा तो दूसरा शायद उसे सपोर्ट ना करे। ओके, तो देख लिया दोस्तों कि शिक्षा को लेकर के कितनी सारी चुनौतियाँ आ रही है, कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, कैसे क्या क्या हो सकता है, वो सब सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे और चीज़ें आपसे भी हम
उम्मीद करते हैं कि आप अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि क्या क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है, किस तरह से चेंजेस करने की ज़रूरत है। वो सारा कुछ आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और ऐसे ही आप हमसे जुड़े रहें, बने रहें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पल मोमेंट आपको मिलने वाले हैं।